उस रात शहनाइयों की गूंज में एक ऐसी खामोशी छिपी थी जिसे सुनने के बाद हमारे खानदान की 7 पीढ़ियों की इज्जत मिट्टी में मिलने वाली थी। मंडप सजा था, खुशबूदार फूलों से पूरा पंडाल महक रहा था और मेरी छोटी बहन गुड़िया लाल जोड़े में साक्षात देवी लग रही थी। दूल्हा समीर हाथ में जयमाला लिए खड़ा था। सब कुछ ठीक था, बिल्कुल वैसा ही जैसा एक मध्यवर्गीय परिवार का सपना होता है। लेकिन जैसे ही समीर ने गुड़िया के गले में माला डालने के लिए हाथ बढ़ाया, उसके हाथ कांपने लगे। उसने माला नीचे गिरा दी और पास खड़े पंडित जी के हाथ से माइक झपट लिया। उसकी आंखों में आंसू नहीं, एक खौफनाक सच की चमक थी। उसने पूरे पंडाल की तरफ देखा और चिल्लाकर कहा, ठहरिए, यह शादी नहीं हो सकती, क्योंकि इस घर की चौखट के नीचे एक ऐसी रूह दफन है जिसका कातिल इसी मंडप में बैठा है। पूरा सन्नाटा छा गया। मेरी रूह कांप गई, क्योंकि समीर की उंगली सीधे मेरे पिता की तरफ थी और वो जिस रूह की बात कर रहा था वो मेरी उस बड़ी बहन की थी जिसे मरे हुए 3 साल बीत चुके थे। पर समीर को ये कैसे पता चला और वो कातिल कौन था, यह जानने के लिए आपको उस मनहूस शाम की पूरी दास्तान सुननी होगी। मेरा नाम आकाश है। हमारा परिवार एक छोटे से कस्बे का मान सम्मान वाला जाता था। बाबूजी सरकारी स्कूल के हेडमास्टर से अनुशासन के पक्के और उसूलों के इतने सख्त कि उनके सामने तेज आवाज में बोलना भी गुनाह समझा जाता था। घर में माँ थी जो बस बाबूजी की परछाई बनकर जीती थी और हम 3 भाई बहन, सबसे बड़ी सलोनी दीदी, फिर मैं और सबसे छोटी गुड़िया। सलोनी दीदी घर की जान थी। वो जितनी सुंदर थी उतनी ही शांत। लेकिन 3 साल पहले एक रात अचानक खबर आई कि वो छत से गिर गई है और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हमने इसे एक भयानक हादसा मानकर दिल पर पत्थर रख लिया। वक्त बीता और गुड़िया की शादी तय हुई समीर से। समीर एक बड़े शहर का नामी डॉक्टर था, सभ्य और शालीन। शादी वाले दिन घर का नज़ारा देखने लायक था। सुबह से ही हलवाइयों की कढ़ाई चढ़ गई थी। बूंदी के लड्डुओं की महक और ताजे गेंदों के फूलों की सुगंध पूरे घर में तैर रही थी। मैं भाग भाग कर मेहमानों की खातिरदारी में लगा था। बाबूजी अपने सफ़ेद धोती कुर्ता पहने, माथे पर तिलक लगाए, हाथ जोड़कर हर आने वाले का स्वागत कर रहे थे। उनकी छाती गर्व से चौड़ी थी, क्योंकि उन्होंने अपनी छोटी बेटी के लिए हीरा जैसा लड़का ढूंढा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस हीरे को हम घर ला रहे हैं वो दरअसल हमारे घर के अंधेरे को उजाड़ने वाली मशाल बनकर आ रहा है। दोपहर के वक्त जब गुड़िया को हल्दी लग रही थी, वो बहुत रो रही थी। मुझे लगा यह विदाई का डर है। मैंने उसके पास जाकर उसका सिर सहलाया और कहा, पगली, रोती क्यों है? जीजू बहुत अच्छे हैं, तुझे रानी बनाकर रखेंगे। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ कहने की छटपटाहट थी, लेकिन उसने बस इतना कहा, भैया, क्या सच हमेशा छिप जाता है? मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। मैंने हंसकर टाल दिया कि शादी के वक्त लड़कियां भावुक हो जाती है, पर आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि वो मुझे चेतावनी दे रही थी। शाम हुई। बारात के स्वागत की तैयारियां चरम पर थी। बैंड बाजे की आवाज़ दूर से सुनाई देने लगी। लाइटों की लड़ियों से घर जगमगा उठा था। समीर घोड़े पर सवार होकर आया। वो बहुत गंभीर लग रहा था। आमतौर पर दूल्हे के चेहरे पर एक चमक होती है, पर समीर की आंखें कहीं खोई हुई थी।
वो बार बार पुराने घर के उस ऊपरी हिस्से की तरफ देख रहा था जहाँ सलोनी दीदी रहा करती थी। मैंने सोचा शायद वह घर की बनावट देख रहा है। बारात का स्वागत हुआ, द्वार पूजा हुई और फिर वो घड़ी आई जब दुल्हा दुल्हन को मंच पर बुलाया गया। गुड़िया को उसकी सहेलियां नीचे लेकर आई। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि सबके नज़रें उसी पर ठहर गई। लेकिन जैसे जैसे वह मंच की तरफ बढ़ रही थी, समीर के चेहरे के भाव बदल रहे थे। वो बार बार अपनी जेब में हाथ डालकर किसी कागज को टटोल रहा था। जब वे दोनों आमने सामने खड़े हुए तो पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जयमाला का समय आया। गुड़िया ने कांपते हाथों से माला समीर के गले में डाल दी। अब समीर की बारी थी। पूरे पंडाल में तालियां बजने वाली थी। लोग मोबाइल निकालकर फोटो खींचने के लिए तैयार थे। तभी अचानक समीर ने माइक पकड़ लिया। उसकी आवाज़ गूंजी, शादी से पहले मुझे एक सच बताना है। बाबूजी जो मंच के नीचे खड़े थे अचानक ठिठक गए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शिकन आई। समीर ने गुड़िया की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ। उसने कहा, मैं आज यहाँ दूल्हा बनकर नहीं बल्कि एक गवाह बनकर खड़ा हूँ। सलोनी की मौत हादसा नहीं थी, उसका गला घोटा गया था और उस रात छत पर जो हुआ उसका सबूत मेरे पास है। पंडाल में मौत जैसी खामोशी छा गई। मेरी माँ के हाथ से शगुन की थाली गिर गई। पीतल की थाली के फर्श पर टकराने की आवाज़ उस सन्नाटे में बिजली की कड़कड़ाहट जैसी लगी। समीर ने अपनी शेरवानी की जेब से एक पुरानी खून से सनी डायरी निकाली। वह डायरी देखते ही बाबूजी के पैर लड़खड़ाने लगे। वह डायरी सलोनी दीदी की थी, जिसे हमने 3 साल से खोजा था। वो कभी नहीं मिली। समीर ने दहाड़ते हुए कहा, आकाश, तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी बहन छत से गिरकर कैसे मर सकती है, जब उस छत की मुंडेर 5 फीट ऊंची थी? क्या तुमने कभी उसके शरीर पर पड़े उन निशानों को देखा जो गिरने के नहीं बल्कि संघर्ष के थे? मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। मुझे वो रात याद आने लगी। 21 जून की वो काली रात। बारिश हो रही थी। हम सब नीचे के कमरों में सो रहे थे। अचानक एक तेज आवाज़ आई थी। हम सब बाहर भागे थे तो देखा कि सलोनी दीदी आंगन में खून से लथपथ पड़ी थी। बाबूजी ने कहा था कि वो कपड़े उतारने ऊपर गई होगी और पैर फिसल गया। हमने उनकी बात पर यकीन कर लिया क्योंकि बाबूजी कभी झूठ नहीं बोलते थे। लेकिन आज समीर जो कह रहा था वो हमारे वजूद को हिला देने वाला था। समीर ने आगे कहा, सलोनी मुझसे प्यार करती थी। हम दोनों शादी करने वाले थे। जिस रात उसकी मौत हुई उस रात वो घर से भागने वाली नहीं थी, बल्कि वो किसी को यह बताने वाली थी कि वो माँ बनने वाली है और वो इंसान कोई और नहीं, इस घर का सबसे सम्मानित सदस्य है। जैसे ही समीर ने यह कहा, पूरे पंडाल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मुझे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता महसूस हुआ। क्या मेरे पिता? नहीं, यह मुमकिन नहीं था। बाबूजी तो आदर्शों की मूर्ति थे, लेकिन समीर का गुस्सा और वो खून से सनी डायरी कुछ और ही बयां कर रही थी। समीर ने डायरी का एक पन्ना खोला और ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगा। सलोनी ने लिखा था, आज मैंने उन्हें बता दिया। मुझे लगा था कि वे समझेंगे, पर उनकी आंखों में जो नफ़रत मैंने देखी वो मुझे डरा रही है। वे कह रहे हैं कि खानदान की नाक कटने से अच्छा है कि खानदान का चिराग ही बुझ जाए। मेरी बहन गुड़िया वहीं ज़मीन पर बैठ गई। उसने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वो ऐसे रो रही थी जैसे उसे यह सच पहले से पता हो। समीर ने बाबूजी की तरफ इशारा करते हुए कहा, बताइए मास्टर जी, उस रात सलोनी आपके पास आई थी ना?
उसने आपसे रहम की भीख मांगी थी ना, पर आपने उसे धक्का दे दिया। बाबूजी खामोश थे। उनकी गर्दन झुक गई थी। उनके चेहरे पर वो शक्ति गायब थी। उसकी जगह एक अपराधी की बेबसी थी। पंडाल में मौजूद हर शख्स अब हमें हिराकत की नज़र से देख रहा था। मेरी माँ पागलों की तरह बाबूजी के पास गई और उनका कॉलर पकड़कर हिलाने लगी। बोलिए जी, ये लड़का झूठ बोल रहा है ना? मेरी सलोनी को आपने नहीं मारा ना? बोलिए। लेकिन बाबूजी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उन्होंने बस एक बार मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों में जो अपराध बोध था उसने मुझे तोड़कर रख दिया। वो रात, वो सन्नाटा और वो सफ़ेद झूठ जो 3 साल से हमारे घर की दीवारों में कैद था, आज सबके सामने नंगा खड़ा था। समीर ने बाइक नीचे फेंक दिया और गुड़िया का हाथ पकड़कर उसे ऊपर उठाने की कोशिश की, पर गुड़िया ने उसका हाथ झटक दिया। उसने उठकर जो कहा, उसने इस पूरी कहानी को एक ऐसा मोड़ दे दिया जिसकी कल्पना न समीर ने की थी न मैंने। गुड़िया ने अपनी सिसकियाँ रोकी, अपने आंसू पोंछे और समीर की आंखों में आंखें डालकर कहा, समीर, आप आधा सच जानते हैं। दीदी को बाबूजी ने धक्का नहीं दिया था। उस रात छत पर बाबूजी के साथ कोई और भी था, और वो इंसान जिसने दीदी को आखिरी बार छुआ था वह। गुड़िया की बात अधूरी रह गई क्योंकि अचानक पूरे पंडाल की बिजली गुल हो गई। अंधेरे में सिर्फ चीखें सुनाई दे रही थी। जब 2 मिनट बाद जनरेटर चला और रोशनी वापस आई तो मंच खाली था। न वहाँ समीर था, न गुड़िया, और न ही वो खून से सनी डायरी। सिर्फ फर्श पर बिखरे हुए लाल गुलाब के फूल थे और बाबूजी का बेजान शरीर जो दिल का दौरा पड़ने की वजह से जमीन पर गिर चुका था। ये तो बस शुरुआत थी उस भयानक सच की जो अब एक एक करके हमारे परिवार की धज्जियां उड़ाने वाला था। सलोनी दीदी के मौत के पीछे का असली राज उस डायरी के उन पन्नों में था जिन्हें समीर ने पढ़ा ही नहीं था, और यह सच इतना कड़वा था कि शायद मौत भी उसके सामने छोटी पड़ जाती। बिजली वापस आई तो वो रोशनी नहीं बल्कि एक डरावना सन्नाटा लेकर आई थी। मंडप के बीचों बीच बाबूजी निढाल पड़े थे। उनके सफ़ेद कुर्ते पर हल्दी के दाग ऐसे लग रहे थे जैसे सूखे हुए खून के धब्बे हो। माँ की चीखें पंडाल की छतों से टकराकर वापस आ रही थी। लोग मदद के लिए दौड़ने के बजाय पीछे हट रहे थे, जैसे हमारे परिवार को कोई छूत की बीमारी लग गई हो। समीर गायब था, गुड़िया गायब थी, और वो लाल डायरी भी कहीं नहीं थी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। एक पल पहले मैं एक भाई था जो अपनी बहन को डोली उठने का इंतज़ार कर रहा था, और अगले ही पल में एक ऐसे खंडहर का वारिस था जिसकी हर ईंट झूठ से बनी थी। मैंने बाबूजी को झकझोरा, बाबूजी आंखें खोलिए, ये क्या हो रहा है? पर उनकी पुतलियाँ पत्थर हो चुकी थी। वे जिंदा तो थे, पर शायद उनका ज़मीन उसी पल मर चुका था जब समीर ने वो सच सबके सामने उछाला था। रिश्तेदारों की कानाफूसी अब शोर में बदल चुकी थी। देखा मास्टर जी, बड़े शरीफ बनते थे, अपनी ही बेटी को मार डाला। अरे वो तो कलमुही थी, तभी तो ऐसा हुआ। समाज की उन तीखी जुबानों ने मेरे सीने में सुइयां चुभो दी। मैंने दहाड़ कर सबको बाहर निकल जाने को कहा। धीरे धीरे भीड़ छट गई। पीछे रह गई तो बस बिखरी हुई कुर्सियाँ, जूठी प्लेटें और सलोनी दीदी की रूह का वो साया जो अब इस घर को डसने वाला था। बाबूजी को अस्पताल ले जाया गया, पर डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें गहरा सदमा लगा है और शरीर का आधा हिस्सा लकवा मार गया है। वे अब बोल नहीं सकते। यह नियति का कैसा क्रूर मजाक था जो सच में छिपाना चाहते थे। अब उसे बोलने की शक्ति ही उनसे छीन ली गई थी। मैं घर लौटा तो देखा माँ सलोनी दीदी की एक पुरानी तस्वीर को सीने से लगाकर जमीन पर बैठी पत्थर की मूरत बनी थी। गुड़िया का कहीं पता नहीं था। समीर उसे अपने साथ ले गया था या वो खुद कहीं चली गई थी, ये कोई नहीं जानता था।
मैंने सलोनी दीदी के उस पुराने कमरे का ताला तोड़ा जिसे 3 साल से बंद रखा गया था। धूल की एक मोटी परत हर चीज पर जमी थी। कमरे में दाखिल होते ही वही पुरानी महक आई, चमेली के तेल और पुरानी किताबों की मिलू जुलू खुशबू। यह वही कमरा था जहां दीदी घंटों बैठकर कविताएं लिखती थी। मैंने अलमारियां खंगाली, गद्दे पलटे, हर कोना छान मारा। मुझे वो दूसरा इंसान ढूंढना था जिसका जिक्र गुड़िया ने किया था। गुड़िया ने कहा था कि उस रात छत पर बाबूजी के साथ कोई और भी था। वो कौन हो सकता था? तभी मेरी नज़र पलंग के नीचे एक दबे हुए संदूक पर पड़ी। वो संदूक सलोनी दीदी का था जिसे बाबूजी ने कभी किसी को छूने नहीं दिया था। मैंने उसे खींचकर बाहर निकाला। उसमें रेशमी साड़ियाँ थी, कुछ पुराने खत थे और एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा। उस डिब्बे के अंदर एक सोने की अंगूठी थी जिस पर एस खुदा था। समीर का नाम भी एस से शुरू होता है, पर वह अंगूठी मर्दाना थी और समीर की शैली की नहीं थी। खतों को खोलकर पढ़ना शुरू किया तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वे खत समीर के नहीं लिखे थे। वे खत हमारे ही पड़ोस में रहने वाले राघव के थे। राघव वो लड़का जो मेरे साथ क्रिकेट खेलता था, जो बाबूजी का सबसे प्रिय शिष्य था। राघव और सलोनी दीदी के बीच कुछ था, पर समीर ने तो कहा था कि सलोनी उससे प्यार करती थी। क्या समीर झूठ बोल रहा था या फिर सलोनी दीदी 2 नावों पर सवार थी? नहीं, मैं अपनी बहन को जानता था, वो ऐसी नहीं थी। मैंने उन खतों की तारीखें देखी। वे खत दीदी की मौत से ठीक 1 महीने पहले के थे। एक खत में लिखा था, सलोनी, मास्टर जी कभी नहीं मानेंगे। वे मुझे अपना बेटा मानते हैं पर दामाद कभी नहीं बनाएंगे। अगर उन्हें पता चला कि हमारे बीच क्या है तो वे तुम्हें और मुझे दोनों को ख़त्म कर देंगे। मेरा सिर चकराने लगा। अगर सलोनी दीदी राघव से प्यार करती थी तो समीर कौन था और समीर के पास वो डायरी कैसे आई? क्या समीर सिर्फ एक मोहरा था? अचानक मुझे याद आया कि समीर एक डॉक्टर है और सलोनी दीदी जिस अस्पताल में जांच के लिए जाती थी, समीर वहीं काम करता था। शायद समीर को वहाँ से कुछ पता चला हो। पर गुड़िया इन सब में कहाँ थी? रात के 3 बज रहे थे। मैं घर की छत पर गया, वही छत जहाँ से दीदी गिरी थी। मुंडेर वास्तव में बहुत ऊंची थी, कोई गलती से वहाँ नहीं गिर सकता था। मैंने गौर से फर्श को देखा। 3 साल बाद भी वहाँ एक काला निशान था, जैसे किसी ने जलाने की कोशिश की हो। तभी पीछे से एक आहट हुई। मैंने पलटकर देखा तो वहाँ गुड़िया खड़ी थी। उसका लाल जोड़ा अब धूल से सना था, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में एक डरावनी शांति थी। तुम कहाँ गई थी गुड़िया? मैं चिल्लाकर और उसे गले लगाने के लिए बढ़ा, पर वो पीछे हट गई। भैया, आप सच ढूंढ रहे हैं ना? पर सच देखने की हिम्मत है आप में? उसकी आवाज़ में कैसी ठिठक थी जो मैंने कभी नहीं सुनी थी। गुड़िया, मुझे बताओ, उस रात क्या हुआ था? समीर क्या कर रहा था और वो दूसरा इंसान कौन था? मैंने उसके कंधे पकड़कर झकझोरे। गुड़िया ने छत के उस कोने की तरफ इशारा किया जहाँ से दीदी नीचे गिरी थी। उस रात बारिश बहुत तेज थी भैया, बिजली कड़क रही थी। दीदी तैयार होकर बैठी थी। वे भागने वाली थी, पर वे समीर के साथ नहीं, राघव के साथ भागने वाली थी। समीर तो सिर्फ उनका दोस्त था जिसने उन्हें अस्पताल में सहारा दिया था। जब उन्हें पता चला कि वे माँ बनने वाली है तो दीदी ने ये बात सिर्फ मुझे बताई थी, पर बाबूजी को राघव के बारे में पता चल गया था। मेरी सांसें अटक गई। तो बाबूजी ने उन्हें धक्का दिया। गुड़िया हंसी, पर उस हंसी में दर्द था। बाबूजी ने धक्का देने के लिए हाथ उठाया ज़रूर था, पर वे रुक गए थे। वे रो रहे थे। वे सलोनी दीदी के पैरों में गिर गए थे कि खानदान की इज्जत मत नीलाम करो। पर तभी वहाँ दूसरा इंसान आया। उसने बाबूजी को पीछे ढकेला और दीदी का गला पकड़ लिया। उसने कहा कि मास्टर जी की इज्जत सिर्फ उनकी नहीं, इस पूरे गांव की है। वो इंसान बाबूजी का अंधभक्त था।
कौन था वो गुड़िया, नाम बता उसका। मेरा गला सूख रहा था। गुड़िया ने मेरी आंखों में झांका और फुसफुसाते हुए कहा, वो इंसान कोई और नहीं, राघव खुद था। मैं सन्न रह गया। क्या, राघव ने सलोनी को क्यों मारा? अगर वो उससे प्यार करता था, क्योंकि राघव सलोनी से प्यार नहीं करता था भैया। गुड़िया ने बताया, वो तो बाबूजी की संपत्ति और उनके नाम का इस्तेमाल करके राजनीति में उतरना चाहता था। जब सलोनी ने उसे बताया कि वो माँ बनने वाली है, तो वो सब कुछ छोड़कर उसके साथ भागना चाहती है, तो राघव डर गया। उसे लगा कि अगर यह बात बाहर आई तो उसका करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। उसने बाबूजी के सामने नाटक किया कि वो उनकी इज्जत बचा रहा है। उसने दीदी को मुंडेर पर ले जाकर कहा कि या तो गर्भपात करवाओ या मर जाओ। दीदी ने मना कर दिया। छीना झपटी हुई और राघव ने उन्हें नीचे गिरा दिया। बाबूजी यह सब अपनी आंखों से देख रहे थे, पर वे इतने डर गए थे कि उन्होंने राघव का साथ दिया और इसे हादसा करार दे दिया। मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही गायब हो गई। राघव, वो आज एक बड़ा नेता बन चुका था। वो हमारी हर मुश्किल में हमारे साथ खड़ा रहा। सलोनी दीदी की 13वीं पर उसने सबसे ज़्यादा आंसू बहाए थे, वही कातिल था। और समीर, मैंने पूछा समीर को दीदी के एक आखिरी खत लिखा था जो उसे बहुत देर से मिला। वो सच जानने के बाद पागल हो गया था। उसने मुझसे संपर्क किया। हमने मिलकर एक योजना बनाई कि हम एक शादी के मंडप में सबका चेहरा बेनकाब करेंगे। पर भैया, एक बात समीर को भी नहीं पता थी। गुड़िया की आवाज़ कांपने लगी। क्या उस रात छत पर राघव अकेला नहीं था? राघव को ऊपर बुलाने वाला कोई और था, कोई ऐसा जिसने सलोनी दीदी की डायरी राघव को दी थी ताकि वो उन्हें डरा सके। कौन था वो? मेरी आवाज़ मुश्किल से निकल रही थी। गुड़िया ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। वो इंसान आप थे भैया। क्या आपको याद नहीं? उस रात राघव आपके कमरे में आया था और आपने ही उसे बताया था कि दीदी आज भागने वाली है। आपने ही उसे वो डायरी दी थी जो आपको दीदी के कमरे में मिली थी। आपने सोचा था कि राघव उन्हें समझा लेगा, पर आपके उस एक भरोसे ने दीदी की जान ले ली। अचानक मेरा पूरा अतीत एक फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। हाँ, उस रात राघव मेरे पास आया था। उसने कहा था कि वो सलोनी को समझाएगा। मैंने उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त समझा था। मैंने उसे वो डायरी दी थी ताकि वो दीदी को बता सके कि भागने का अंजाम क्या होंगे। मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी बहन के कातिल के हाथ में हथियार दे रहा हूँ। मैं घुटनों के बल बैठ गया। मेरा शरीर काँप रहा था। मैं भी उस कत्ल में बराबर का हिस्सेदार था। मेरी छोटी सी गलती, मेरा अंधा विश्वास मेरी बहन की जान ले बैठा। भैया, गुड़िया ने मेरे पास आकर धीरे से कहा, समीर अब राघव के पास गया है। वो उसे ख़त्म करने गया है। उसने कहा था कि अगर कानून उसे सज़ा नहीं दे सकता तो वो खुद इंसाफ करेगा। हमें उसे रोकना होगा, वरना एक और लाश गिर जाएगी। तभी नीचे से गाड़ियों के सायरन की आवाज़ आई। पुलिस हमारे घर को घेर रही थी, पर पुलिस को किसने बुलाया था? और क्या समीर वाकई राघव तक पहुंच गया था? उस रात का सन्नाटा अब गोलियों की गूंज में बदलने वाला था। पुलिस की गाड़ियों की नीली लाल बत्तियां हमारे आंगन की दीवारों पर नाच रही थी। वो घर जो कुछ घंटों पहले तक खुशियों और रोशनी से झगमगा रहा था, अब किसी शमशान की तरह डरावना और ठंडा लग रहा था। बाबूजी को एम्बुलेंस में ले जाया जा चुका था। माँ बेहोश पड़ी थी और मैं आकाश अपने ही अस्तित्व के टुकड़ों को समेटने की कोशिश कर रहा था। गाड़ियों की बातों ने मेरे सीने में एक ऐसा खंजर घोंप दिया था जिसकी टीस मुझे पल पल मार रही थी। राघव मेरा सबसे अजीज दोस्त, जिसे मैंने भाई से बढ़कर माना, वो मेरी बहन का कातिल निकला। और उससे भी भयानक वो सच कि अनजाने में ही सही उस कत्ल की साजिश की पहली कड़ी मैं खुद था। गुड़िया ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा
उसके हाथों की ठंडक मेरी खाल में उतर रही थी। उसके पास राघव के खिलाफ सबूत है, पर राघव के पास ताकत और सत्ता है। समीर उसे मारने गया है, पर मुझे डर है कि कहीं राघव उसे ही खत्म न कर दे। हम पुलिस की नज़रों से बचकर पीछे के दरवाजे से निकले। बाहर उसम भरी रात थी और रह रहकर बिजली कड़क रही थी, जैसे कुदरत भी उस रात के पापों पर चीख रही हो। हमने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल उठाई। गुड़िया पीछे बैठी थी और मेरा दिमाग उस रात की यादों की परतों को उधेड़ रहा था, जिसे मैंने 3 साल से एक सुनहरे पर्दे के पीछे छिपा रखा था। मुझे याद आया वो 21 जून की रात। सलोनी दीदी बहुत परेशान थी। वे बार बार अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी। मैंने उनसे पूछा था कि क्या बात है, तो उन्होंने बस इतना कहा था, आकाश कभी कभी सही और गलत के बीच का रास्ता बहुत धुंधला हो जाता है। मुझे लगा वे शादी के दबाव में हैं। तभी राघव आया। उसने मुझसे एकांत में कहा, आकाश, मुझे पता चला है सलोनी किसी गलत लड़के के चक्कर में है। वो आज रात भागने वाली है। अगर वो गई तो मास्टर जी का सिर समाज में झुक जाएगा। मुझे उसकी डायरी लाकर दो। शायद मैं उसमें से उस लड़के का पता लगा सकूं और उसे समझा सकूं। मैंने राघव पर अंधा भरोसा किया था। मैंने सलोनी दीदी के कमरे से वो नीली डायरी चुराई और राघव को थमा दी थी। मुझे लगा मैं अपने घर की इज्जत बचा रहा हूँ, पर मुझे क्या पता था कि मैं अपनी बहन का डेथ वारंट साइन कर रहा हूँ। राघव ने उस डायरी के जरिए सलोनी दीदी को ब्लैकमेल किया। उसने उन पन्नों को ढाल बनाकर दीदी को उस छत पर बुलाया था। जैसे ही हम राघव के दफ्तर के करीब पहुँचे, हमें वहाँ भारी भीड़ और शोर सुनाई दिया। राघव अब शहर का एक उभरता हुआ नेता था। उसका सफ़ेद कुर्ता हमेशा चमकता रहता था, पर उस सफ़ेदी के पीछे कितना कीचड़ था, यह आज साफ हो रहा था। दफ्तर के बाहर समीर की गाड़ी खड़ी थी। मैंने गुड़िया को बाहर रुकने को कहा और अंदर भागा। अंदर का नज़ारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। समीर ने राघव का कॉलर पकड़ रखा था और उसकी कनपट्टी पर एक सर्जिकल ब्लेड लगा रखा था। समीर की आंखों में वो डॉक्टर वाली सौम्यता नहीं थी, बल्कि एक घायल शेर की वहशत थी। राघव के बाउंसर उसे घेर कर खड़े थे, पर समीर के हाथ में पकड़े ब्लेड ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। समीर चिल्ला रहा था, बोल कुत्ते, बोल कि तूने उसे धक्का दिया, बोल कि तूने उसे मरने के लिए मजबूर किया। राघव हंस रहा था। उसकी वो हंसी शैतानी थी। उसने कहा, समीर तू डॉक्टर है, खून करना तेरे बस की बात नहीं। और सबूत? कौन से सबूत की बात कर रहा है तू? वो डायरी, वो तो कब की जल चुकी है। और जो पन्ना तूने मंडप में दिखाया, वो कानून की नज़र में रद्दी का टुकड़ा है। सलोनी मर गई क्योंकि वो कमज़ोर थी। वो अपने बाप की इज्जत और मेरे रसूख के बीच दब गई। मैंने आगे बढ़कर चिल्लाया, राघव। राघव की नज़र मुझ पर पड़ी। उसकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट आई, पर फिर वही कुटिल मुस्कान लौट आई। उसने कहा, आओ आकाश, देखो आपने इस होने वाले जीजा को, यह पागल हो गया है। इसे समझाओ कि सलोनी को मैंने नहीं, बल्कि तुमने मेरे हाथों में सौंपा था। वो डायरी याद है ना? राघव ने उन शब्दों ने मेरे घाव पर नमक छिड़क दिया। मैंने समीर की तरफ देखा और कहा, समीर इसे छोड़ दो, यह काम कानून का है। समीर ने मेरी तरफ नफरत से देखा। उसने कहा, कानून? आकाश, तुम अभी इतने भोले हो। तुम्हारे पिता ने 3 साल तक इस सच को दबाया। तुमने अनजाने में इसकी मदद की। इस शहर की पुलिस इसके तलवे चाटती है। अगर आज यह बच गया तो सलोनी की रूह कभी हमें माफ़ नहीं करेगी। तभी बाहर से पुलिस के जूतों की धमक सुनाई दी। पुलिस अंदर दाखिल हुई। इंस्पेक्टर सावंत, जो राघव का खास आदमी माना जाता था, उसने अपनी गन तान दी। उसने कहा, समीर, ब्लेड नीचे रखो। तुम एक सम्मानित डॉक्टर हो, कानून अपने हाथ में मत लो। समीर ने हाथ ढीला नहीं किया। उसने कहा, इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास
इस आदमी के खिलाफ वो रिकॉर्डिंग है जो सलोनी ने अपनी मौत से चंद मिनट पहले अपने फ़ोन में रिकॉर्ड की थी। उसे पता था कि राघव इसे मार सकता है। उसने वो फ़ोन घर के पीछे वाले कुएं में फेंक दिया था। मैंने उसे आज सुबह ही निकलवाया है। राघव के चेहरे का रंग उड़ गया, उसकी हंसी गायब हो गई। सलोनी दीदी हमेशा से होशियार थी। उन्हें पता था कि वे खतरनाक खेल खेल रही हैं। उन्होंने अपनी और राघव की आखिरी बहस को रिकॉर्ड कर लिया था और फ़ोन को सुरक्षित जगह ठिकाने लगा दिया था। इंस्पेक्टर सामंत ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई। राघव चिल्लाया, झूठ बोल रहा है यह, मारो इसे। अचानक एक गोली चली। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरा दिल बैठ गया। मुझे लगा समीर गया, पर जब धुआं छटा तो देखा कि गोली समीर को नहीं बल्कि उसकी हाथों से टकराकर ब्लेड को गिरा चुकी है। पुलिस ने समीर को दबोच लिया। राघव ने राहत की सांस ली और अपने कुर्ते की धूल झाड़ते हुए खड़ा हुआ। उसने इंस्पेक्टर की तरफ देखकर इशारा किया और कहा, इसे ले जाओ और हाँ, वो फ़ोन उसे सबूत के तौर पर मुझे दे दो। इंस्पेक्टर ने समीर की जेब से वो फ़ोन निकाला। वो फ़ोन गीला था और पुराना लग रहा था। राघव ने वो फ़ोन अपने हाथ में लिया और विजयी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा। उसने कहा, आकाश, खेल खत्म। अब तुम और तुम्हारा परिवार चैन से सो सकते हो। सलोनी का राज अब मेरे पास मिट्टी में मिल जाएगा। राघव ने वो फ़ोन ज़मीन पर रखा और अपने भारी जूतों से उसे कुचल दिया। वो उसे तब तक कुचलता रहा जब तक कि फ़ोन के पुर्जे पुर्जे अलग नहीं हो गए। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, पर तभी गुड़िया अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में एक छोटा सा डिजिटल प्लेयर था। उसने बटन दबाया और पूरे कमरे में राघव की आवाज़ गूंजने लगी। हाँ सलोनी, मैंने ही तुम्हारी डायरी आकाश से ली थी और हाँ, मैं तुम्हें कभी नहीं अपनाऊंगा। यह बच्चा मेरा नहीं, तुम्हारी गलती है। अगर तुम चुपचाप छत से नहीं कूदी तो मैं तुम्हें धक्का दे दूंगा। मास्टर जी की इज्जत की कसम, कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। राघव का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने जिस फ़ोन को कुचला था वो तो एक खिलौना था। असली सबूत तो गुड़िया के पास था। समीर और गुड़िया ने मिलकर यह जाल बुना था। वे जानते थे कि राघव पुलिस के सामने कभी नहीं झुकेगा, इसीलिए उन्होंने उसे उकसाया ताकि वह खुद अपना जुर्म कबूल कर ले। और वो सब कुछ गुड़िया ने अपने प्लेयर में लाइव रिकॉर्ड कर लिया था। इंस्पेक्टर सावंत अब मजबूर थे। वहाँ इतने सारे गवाह थे कि वे अब राघव का साथ नहीं दे सकते थे। उन्होंने राघव की कलाई में हथकड़ी डाल दी। राघव जाते जाते मेरी तरफ मुड़ा और फुसफुसाया, आकाश, तुमने मुझे पकड़ा तो लिया, पर अपने बाप का क्या करोगे? उन्होंने तो होश में रहकर यह सब छुपाया था। क्या तुम उन्हें भी जेल भेजोगे? राघव की वो बात मुझे चुभ गई। वो चला गया, पर पीछे छोड़ गया एक ऐसा परिवार जो अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका था। समीर को पुलिस ले गई क्योंकि उसने राघव पर हमला किया था, पर उसकी आंखों में एक सुकून था। उसने सलोनी को इंसाफ दिला दिया था। मैं और गुड़िया दफ्तर से बाहर आए। सुबह की पहली किरण फूट रही थी, पर वो रोशनी हमें तसल्ली नहीं दे रही थी। घर पहुंचकर देखा तो माँ मुख्य द्वार पर बैठी हमारा इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ आकाश, क्या मेरा राघव बेटा बच गया? माँ अभी सच से अनजान थी, या शायद वे सच जानना ही नहीं चाहती थी। मैंने उनके पास जाकर बस इतना कहा, माँ, राघव कहीं चला गया है, बहुत दूर। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। जब मैं सलोनी दीदी के कमरे में वापस गया तो मुझे वहाँ एक चीज़ मिली जिसे शायद समीर और गुड़िया भी नहीं देख पाए थे। तकिए के नीचे एक छोटी सी चिट्ठी थी जिस पर मेरा नाम लिखा था। वो चिट्ठी दीदी ने उस रात लिखी थी जब मैंने राघव को डायरी दी थी। उस चिट्ठी को खोलते ही मेरा कलेजा मुंह को आ गया। उसमें लिखा था, आकाश, मुझे पता है तुमने राघव को मेरी डायरी दी है। तुम सोच रहे होगे कि तुम मुझे बचा रहे हो, पर भाई, तुमने उसे वो चाबी दे दी है जिससे वो मेरी रूह को कैद कर लेगा।
पर मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। बस एक वादा करना, जब मैं चली जाऊँ तो गुड़िया को इस घर के अंधेरे से बचा लेना। यहाँ की दीवारें सच को खा जाती है। मैंने वो चिट्ठी अपने सीने से लगा दी। मैं फूट फूट कर रोने लगा। मेरा पूरा शरीर काँप रहा था। मैंने अपनी बहन की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं की थी। मैंने तो उसे उस अंधेरे के हवाले कर दिया था। तभी गुड़िया मेरे पीछे आकर खड़ी हुई। उसने कहा, भैया अभी भी वक्त है। बाबूजी अस्पताल में हैं, पर वे अब कभी बोल नहीं पाएंगे। पर हमें एक सच और बोलना है। हमें उसे देखा। कौन सा सच? गुड़िया की आंख में एक नई गहराई थी। उसने कहा कि दीदी के मौत के पीछे सिर्फ राघव और बाबूजी नहीं थे, कोई और भी था जो उस रात छत पर मौजूद था। एक तीसरा साया जिसे मैंने खिड़की से देखा था, वो साया राघव के जाने के बाद भी वहाँ था और दीदी को गिरते हुए देख रहा था। कौन था वो गुड़िया? मेरी रूह कांप उठी। गुड़िया ने खिड़की के बाहर इशारा किया, जहाँ माँ तुलसी के पौधों के पास दिया जला रही थी। वह साया माँ का था भैया। माँ ने सब देखा था, पर उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने अपनी बेटी की जान से ऊपर अपने पति की इज्जत को रखा। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन एक बार फिर खिसक गई। क्या हमारा पूरा परिवार ही एक कातिल था? क्या वो प्यार, वो ममता सब एक दिखावा था? गुड़िया की उन चंद पंक्तियों ने मेरे वजूद को उस जगह से हिला दिया था जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं थी। मैं अपनी माँ को देख रहा था, वही माँ जिसने हमें उंगलियाँ पकड़कर चलना सिखाया, जो चोट लगने पर हमारे घावों को चूम लिया करती थी। वह आंगन में तुलसी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। उसका चेहरा वही शांत और पवित्र दिख रहा था, पर अब उस चेहरे के पीछे मुझे एक ऐसी खामोशी नज़र आ रही थी जो किसी भी चीख से ज़्यादा डरावनी थी। अगर माँ ने सब देखा था तो वे 3 साल तक चुप कैसे रही? उन्होंने अपनी ही कोख से जन्मी बेटी को मरते देखा और अपनी चूड़ियों के सुहाग को बचाने के लिए सच का गला घोंट दिया। मैं लड़खड़ाते हुए नीचे उतरा। आंगन की मिट्टी अभी भी शादी की तैयारियों की वजह से गीली थी। माँ ने मुझे देखते ही एक फीकी मुस्कान दी और कहा, आकाश जा बिटिया को बुला ला, उसे कुछ खिला दूँ। कल से उसने अन्न का दाना नहीं चखा। मेरी आवाज़ मेरे गले में ही फंस गई। मैंने माँ के करीब जाकर उनके कंधे पकड़े और उन्हें अपनी तरफ घुमाया। मेरी आंखों से भरे आंसू अब गुस्से में बदल रहे थे। माँ, उस रात आप छत पर क्या कर रही थी? माँ के हाथ में मौजूद पीतल की लुटिया गिर गई। पानी मिट्टी में समा गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी खुशियाँ समा गई थी। उनके चेहरे पर एक पल के लिए डर की लकीर उभरी, पर उन्होंने तुरंत खुद को संभाल लिया। क्या बक रहा है तू? मैं तो नीचे सो रही थी। तू तो जानता है मुझे रात में नींद की गोली लेनी पड़ती है। झूठ मत बोलिए माँ, मैं चिल्लाया। मेरी आवाज़ पूरे खाली पंडाल में गूंजी। गुड़िया ने आपको देखा था। आपने राघव को दीदी को धक्का देते देखा। आपने बाबूजी को वहाँ खड़े देखा। आपने देखा कि आपकी बेटी नीचे गिरकर तड़प रही है, पर आप नीचे नहीं आई। क्यों माँ? क्या बाबूजी की इज्जत आपकी ममता से बड़ी थी? माँ जमीन पर बैठ गई। वे रोई नहीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी रिक्त थी। उन्होंने धीरे से कहा, आकाश तू बेटा है। तू कभी नहीं समझेगा कि एक औरत के लिए उसका घर क्या होता है। सलोनी मेरे कलेजे का टुकड़ा थी, पर वह ज़िद्दी थी। मैंने उसे 1000 बार समझाया था कि राघव के पीछे मत भाग, वह भेड़िया है, पर वो नहीं मानी। उस रात जब मैं ऊपर गई तो मैंने देखा कि राघव उसे धमकी दे रहा था। तेरे बाबूजी वहाँ मूक दर्शक बन खड़े थे। मैंने सोचा मैं बीच में जाऊंगी तो बात बढ़ जाएगी। मुझे लगा राघव बस डरा रहा है, पर जब उसने उसे धक्का दिया, माँ का गला रूंध गया। जब वो नीचे गिरी तो मेरे अंदर की माँ मर गई थी, पर तभी तेरे बाबूजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि अगर यह बात बाहर गई तो राघव
तो जाएगा ही, साथ में वो हमारे खानदान के ऐसे राज खोलेगा कि तू और गुड़िया कभी किसी का चेहरा दिखाने लायक नहीं रहोगे। उन्होंने मुझे तेरी और गुड़िया की कसम दी। मैं क्या करती आकाश? एक बेटी तो जा चुकी थी, क्या मैं बाकी दो बच्चों की ज़िंदगी भी नरक कर देती? मुझे घिन आने लगी थी उस घर से, उन दीवारों से। सुरक्षा के नाम पर यहाँ सिर्फ सौदेबाजी हुई थी। माँ ने अपनी चुप्पी से उस कत्ल पर मुहर लगाई थी। मैंने उनसे अपना हाथ छुड़ाया और बाहर की तरफ भागा। मुझे गुड़िया को यहाँ से दूर ले जाना था। यह घर अब रहने लायक नहीं था। यह एक कब्रगाह था जहाँ हर सदस्य एक दूसरे के गुनाहों का बोझ ढो रहा था। मैं गुड़िया के कमरे में गया, पर वह वहाँ नहीं थी। खिड़की खुली थी और ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। राघव जेल में था, समीर पुलिस की गिरफ्त में था। फिर गुड़िया कहाँ गई? तभी मेरी नज़र मेज पर पड़े एक छोटे से नोट पर पड़ी। उसमें लिखा था, भैया मैं उस जगह जा रही हूँ जहाँ से यह सब शुरू हुआ था। दीदी का अधूरा सच अभी भी उसी पुरानी हवेली में दफन है जहाँ राघव अपना काला धंधा चलाता था। समीर ने मुझे बताया था कि राघव के पास दीदी के कुछ और चीज़ें भी हैं। मैं उन्हें लेकर ही लौटूंगी। पुरानी हवेली वो शहर के बाहरी इलाके में एक खंडहरनुमा जगह थी जिसे राघव ने अपना अघोषित मुख्यालय बना रखा था। मुझे पता था कि राघव के आदमी अभी भी वहाँ सक्रिय होंगे। मैं अपनी बाइक की तरफ भागा। रात ढल रही थी और सुबह का धुंधलका छा रहा था। रास्ते भर मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, समीर ने गुड़िया को यह सब क्यों बताया? क्या समीर को पता था कि गुड़िया वहाँ खतरे में पड़ सकती है? जब मैं हवेली पहुँचा तो वहाँ सन्नाटा था। ऊंचे पेड़ों के बीच वो इमारत किसी भूतिया साये की तरह खड़ी थी। मैंने दबे पांव अंदर प्रवेश किया। चारों तरफ धूल और सड़ी हुई लकड़ी की गंध थी। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आहट आई। मैं ऊपर भागा। वहाँ एक कमरे में रोशनी जल रही थी। मैंने जो देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। गुड़िया वहाँ अकेले नहीं थी, वहाँ समीर खड़ा था। समीर, तुम यहाँ कैसे? तुम तो पुलिस की हिरासत में थे, मैंने हांफते हुए पूछा। समीर के चेहरे पर अब वो दर्द नहीं था, बल्कि एक सातिर मुस्कान थी। उसने गुड़िया के गले पर हाथ रखा हुआ था, पर वो उसे डरा नहीं रहा था, बल्कि गुड़िया उसके साथ सहज दिख रही थी। समीर ने मेरी तरफ देखा और कहा, आकाश, तुम्हें सच में लगा कि मैं सलोनी के प्यार में पागल होकर यह सब कर रहा था? मेरे पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। क्या मतलब है तुम्हारा? समीर ने हंसते हुए कहा, सलोनी मेरी प्रेमिका नहीं थी, वो मेरी ब्लैकमेलर थी। सलोनी को पता चल गया था कि मैं अस्पताल में अंगों की तस्करी का रैकेट चला रहा हूँ। उसने मुझे धमकी दी थी कि वो पुलिस को बता देगी। मैंने राघव का इस्तेमाल किया कि उसे रास्ते से हटाने के लिए मैंने ही राघव को भड़काया था कि सलोनी प्रेग्नेंट है और वो उसे बर्बाद कर देगी। राघव ने उसे मारा और मैंने सोचा कि मैं बच गया, पर सलोनी ने मरने से पहले वो डायरी और सबूत गुड़िया को दे दिए थे। मेरा सिर घूमने लगा। ये क्या हो रहा था? जिसे हम रक्षक समझ रहे थे वही भक्षक निकला। समीर आगे बढ़ा। गुड़िया को मैंने अपने साथ मिला लिया। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं दीदी का इंसाफ चाहता हूँ, पर असल में मुझे वो डिजिटल प्लेयर चाहिए था जिसमें मेरा भी जिक्र है। गुड़िया को लगा कि मैं हीरो हूँ, पर असल में मैं सिर्फ अपना ट्रैक साफ कर रहा था। अब राघव जेल में है, बाबूजी बोल नहीं सकते, और तुम तो वैसे भी कुछ नहीं जानते। गुड़िया की आंखों में आंसू थे, पर वे डर के नहीं, पश्चाताप के थे। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, भैया मुझे माफ़ कर देना। मैं समीर के झांसे में आ गई थी। मुझे लगा यह दीदी से प्यार करता था, पर आज जब इसने यहाँ आकर असली सबूत मांगे तो मुझे समझ आया कि यह कितना बड़ा शैतान है। समीर ने एक छोटी पिस्तौल निकाली और मेरी तरफ तान दी। आकाश,
तुमने यहाँ आकर गलती कर दी, अब तुम दोनों को भी सलोनी के पास जाना होगा। एक और हादसा, एक और दुखद अंत। लेकिन समीर यह भूल गया था कि हर गुनहगार एक न एक गलती ज़रूर करता है। जैसे ही उसने ट्रिगर पर उंगली रखी, हवेली के बाहर पुलिस की जीपों के सायरन गूंज उठे। इंस्पेक्टर सावंत, जिन्हें समीर ने सोचा था कि उसने खरीद लिया है, वे अपने टीम के साथ अंदर दाखिल हुए। उनके साथ राघव भी था। हथकड़ियों में राघव चिल्लाया, साले समीर, तूने सोचा था मुझे जेल भेजकर तू राज करेगा? मैंने पुलिस को सब बता दिया कि तूने ही मुझे उकसाया था। समीर घबरा गया। उसने गुड़िया को ढाल बनाने की कोशिश की, पर मैंने छलांग लगाकर उसे नीचे गिरा दिया। पुलिस ने समीर को दबोच लिया। उस पुराने कमरे की धूल में समीर का चेहरा रगड़ा जा रहा था। जब सब शांत हुआ तो गुड़िया मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। भैया, मैंने सबको खो दिया। दीदी चली गई, बाबूजी ऐसे हो गए, माँ ने झूठ बोला, हम कहाँ जाएंगे? मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और खिड़की के बाहर देखा। सूरज निकल आया है, उजाला हो गया है, पर वो उजाला बहुत फीका था। हमारे परिवार की नींव ढह चुकी थी। इज्जत, मोहब्बत और भरोसे के नाम पर हम सिर्फ एक दूसरे को धोखा दे रहे थे। इंसानियत का चेहरा कितना डरावना हो सकता है, यह मैंने इन 4 दिनों में देख लिया था। हम वापस घर लौटे। माँ दरवाजे पर ही खड़ी थी। उन्होंने हमें देखा, पर हमने उनसे नज़रें नहीं मिलाई। बाबूजी अस्पताल से घर आ चुके थे। वे व्हीलचेयर पर बैठे शून्य में ताक रहे थे। मैंने गुड़िया का हाथ पकड़ा और घर के अंदर कदम रखा, पर अब हमारा घर नहीं था। यह एक ऐसी जगह थी जहाँ सच ने सबको पत्थर बना दिया था। समीर और राघव दोनों सलाखों के पीछे। कानून की नज़र में इंसाफ की प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी थी, लेकिन हमारे घर के भीतर जो अदालत सजी थी, उसका फैसला होना अभी बाकी था। भाग दौड़ और चीख पुकार थम चुकी थी, मगर वो खामोशी जो पीछे रह गई थी, वो किसी शोर से ज़्यादा घातक थी। हमारा घर, जो कभी हंसी ठिठोली और खुशियों से गूंजता था, अब एक ऐसे मुजरिम जैसा लग रहा था जहाँ सिर्फ दुख की स्मृतियाँ सजाई गई थी। बाबूजी को अस्पताल से घर लाया जा चुका था। वे अपने ही शरीर में कैद हो गए थे। लकवे ने उनकी जुबान छीन ली थी, पर उनकी आंखें बहुत कुछ कहती थी। जब भी मैं उनके कमरे में जाता, मुझे देखते उनकी आंखों के कोने से आंसू ढुलककर तकिए में समा जाते। क्या वो पश्चाताप था, या यह दुख था कि उनका बुना हुआ झूठ का कीला ताश के पत्तों की तरह ढह गया? मैं उनसे नफरत करना चाहता था, पर उनकी बेबसी देखकर सिर्फ तरस आता था। माँ का हाल तो और भी बुरा था। मैं अब किसी से बात नहीं करती थी। दिन भर रसोई में कुछ न कुछ बनाती रहती, जैसे कि सलोनी दीदी अभी कॉलेज से वापस आने वाली हो। वे मेज पर 4 थालियाँ सजाती और फिर खुद ही उन्हें हटाकर रोने लगती। गुड़िया और मैं एक दूसरे का सहारा तो थे, पर हमारे बीच भी एक अजीब सी दीवार खड़ी हो गई थी। हर बार जब हमारी नज़रें मिलती, हमें वो रात याद आ जाती। एक शाम जब आसमान का रंग सिंदूरी हो रहा था, गुड़िया मेरे पास आई। उसके हाथ में एक छोटा सा मखमली डिब्बा था। उसने कहा, भैया, पुलिस ने दीदी का जो सामान लौटाया था, उसमें ये भी था। इसे शायद किसी ने गौर से नहीं देखा। मैंने डिब्बा खोला। उसके अंदर एक छोटी सी चाबी थी। यह किस चीज़ की चाबी थी गुड़िया? दीदी ने उस संदूक की नहीं है जिसे आपने खोला था। यह चाबी उस पुरानी अलमारी की है जो नानी के घर में रखी है। गुड़िया ने धीमी आवाज़ में कहा। हमारा नानी का घर हमारे कस्बे से कुछ ही दूरी पर था। सलोनी दीदी बचपन से वहाँ बहुत समय बिताती थी। नानी के गुजरने के बाद वह घर बंद ही रहता था। अगले दिन सुबह हम वहाँ पहुँचे। वह घर यादों और जालों से भरा था। पुरानी लकड़ी की गंध और सीलन की महक हवा में घुली हुई थी। सलोनी दीदी के कमरे की वो अलमारी कोने में धूल फांक रही थी। मैंने कांपते हाथों से ताला खोला। अंदर कुछ पुरानी किताबें और कपड़े थे। सबसे नीचे एक लिफाफा रखा था जिस पर लिखा था, मेरे जाने के बाद सिर्फ आकाश के लिए
मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने लिफाफा खोला। अंदर एक पत्र था जो सलोनी दीदी ने शायद अपनी मौत से कुछ दिन पहले लिखा था। पत्र की लिखावट कहीं कहीं धुंधली थी, जैसे लिखते वक्त उस पर आंसू गिरे हो। दीदी ने लिखा था, आकाश मेरे छोटे भाई, जब तुम यह पढ़ रहे हो मैं शायद इस दुनिया में उस पार जा चुकी होंगी जहाँ इज्जत और ख़ानदान के नाम पर गला नहीं घोटा जाता। मुझे पता है तुम्हें लग रहा होगा कि मैं राघव से प्यार करती थी या समीर मेरा दोस्त था, पर सच इससे कई ज़्यादा भयानक है। आकाश, राघव ने मेरा शोषण किया था। उसने मुझे प्रेम का झांसा दिया था, बल्कि उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी। और जब मैंने बाबूजी को यह बताया तो उन्होंने राघव को सज़ा देने के बजाय मुझे ही चुप रहने को कहा। उन्होंने कहा कि राघव एक ब्राह्मण लड़का है, भविष्य का नेता है, उसे छेड़ना मतलब पूरे समाज से बैर लेना है। उन्होंने मेरी कोख में पल रहे सच को कलंक कहा। समीर कोई डॉक्टर नहीं था जो मेरी मदद कर रहा था। समीर दरअसल राघव का पार्टनर था। वे दोनों मिलकर लड़कियों को जाल में फंसाते थे और उनके अंगों का सौदा करते थे। मुझे जब यह पता चला तो मैंने सबूत जुटाने शुरू किए। मैंने राघव के दफ्तर से कुछ ऐसी फाइलें चुराई थी जो उसे फांसी के फंदे तक ले जा सकती थी। वो डायरी जो समीर मांग रहा था, उसमें उन फाइलों का पता छिपा है। भाई, बाबूजी ने मुझे नहीं मारा, पर उन्होंने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। उस रात छत पर जब राघव ने मुझे धक्का दिया, बाबूजी पास ही खड़े थे। उन्होंने राघव का हाथ नहीं पकड़ा, उन्होंने बस अपना चेहरा घुमा लिया था। वे फाइलें नानी के घर के पिछवाड़े में जो पुराना कुआं है, उनकी मुंडेर के अंदर एक खोखली ईंट में रखी है। उन्हें पुलिस को सौंप देना, तभी मेरी रूह को शांति मिलेगी। पत्र मेरे हाथ से छूटकर गिर गया। मैं चिल्लाना चाहता था, आसमान की तरफ देखकर दहाड़ा लगाना चाहता था। ये कैसी विडंबना थी। जिस पिता को मैं आदर्श मानता था, वे सिर्फ कायर नहीं बल्कि एक अपराधी के मुख्य सहयोगी थे। उन्होंने अपनी बेटी की अस्मत और जान का सौदा सिर्फ इसीलिए किया ताकि समाज में उनकी हेडमास्टर वाली छवि धूमिल ना हो। मैं और गुड़िया पिछवाड़े की तरफ भागे। पुराना कुआं झाड़ियों से घिरा था। मैंने पत्थर हटाए और उस खोखली ईंट को खोजा। वहाँ एक वाटरप्रूफ बैग के अंदर कुछ फाइलें और पेन ड्राइव थी। उन फाइलों में जो नाम थे, उन्हें देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। राघव के कई बड़े चेहरे, डॉक्टर और नेता उस रैकेट का हिस्सा थे। समीर और राघव तो सिर्फ छोटे मोहरे थे। भैया, अब हम क्या करेंगे? गुड़िया ने डरते हुए पूछा। अगर यह बाहर आया तो वे हमें भी नहीं छोड़ेंगे। मैंने गुड़िया की आंखों में देखा। सलोनी दीदी की मौत ने मुझे पहले ही एक बार मार दिया था। अब डरने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। हम वो करेंगे जो दीदी चाहती थी। अब कोई समझौता नहीं होगा। हमने वो सारा सामान एक नए पुलिस ऑफिसर को सौंपा, जिसका तबादला हाल ही में हुआ था और जिसकी ईमानदारी के चर्चे थे। अगले 48 घंटों में जो हुआ, उसने पूरे प्रदेश को हिला दिया। कई गिरफ्तारियां हुई। राघव और समीर पर अब मर्डर के साथ साथ मानव तस्करी के संगीन आरोप भी लग गए थे। लेकिन घर में तूफान अभी बाकी था। जब मैं घर लौटा तो देखा कि पुलिस हमारे घर की भी तलाशी ले रही थी। बाबूजी को पूछताछ के लिए ले जाने की तैयारी थी। माँ जमीन पर बैठकर विलाप कर रही थी। मोहल्ले के लोग अब सहानुभूति नहीं बल्कि नफरत भरी नज़रों से देख रहे थे। बाबूजी की व्हीलचेयर को जब पुलिस वाले बाहर ले जा रहे थे तो वे मेरी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, एक गहरी याचना थी। शायद वे चाहते थे कि मैं उन्हें बचा लूं, पर मैंने अपनी नज़रें फेर ली। जैसे ही वे गेट के बाहर निकले, माँ मेरे पास आई और उन्होंने मुझे ज़ोरदार थप्पड़ दिया। क्या मिल गया तुझे यह सब करके? अपना घर बर्बाद कर दिया। तेरे बाप को पुलिस ले गई, अब हम क्या मुंह दिखाएंगे? मैंने शांत स्वर में कहा, माँ,
सलोनी दीदी का चेहरा याद है आपको? जब वे उस रात आंगन में पड़ी थी, क्या उनका चेहरा उस समाज के मुंह से ज़्यादा कीमती नहीं था? आपने एक कातिल का साथ दिया माँ। आपने उस आदमी को बचाया जिसने अपनी बेटी को मरते देखा और पलक तक नहीं झपकाई। माँ वहीं सुबक कर रह गई। उस रात गुड़िया और मैं आंगन में बैठे थे। शादी का वो फटा हुआ टेंट अभी भी एक कोने में पड़ा था। मैंने गुड़िया से कहा, हमें यह शहर छोड़ना होगा। यहाँ की मिट्टी में दीदी का खून है और दीवारों में झूठ। गुड़िया ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, भैया जहाँ भी जाएंगे हम सच के साथ जिएंगे। अब कोई राज नहीं होगा। पर कहानी का अंत अभी भी एक ऐसे मोड़ पर था जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उस रात जब मैं सोने गया, मुझे सलोनी दीदी के कमरे में कुछ जलने की गंध आई। मैं भागा भागा वहाँ पहुँचा तो देखा कि माँ सलोनी की दीदी की सारी यादें, उनके कपड़े, उनकी किताबें और वो डायरी जला रही थी। ये क्या कर रही हैं आप? मैंने चीख कर पूछा। माँ ने आग की लपटों की तरह देखते हुए कहा, सब खत्म कर रही हूँ आकाश। जब तक ये यादें रहेंगी हम कभी चैन से नहीं जी पाएंगे। आज से सलोनी का नाम की कोई लड़की इस घर में नहीं थी। माँ की आंखों में एक ऐसी क्रूरता थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि माँ सिर्फ डरी हुई नहीं थी, वे भी इस तंत्र का हिस्सा बन चुकी थी जहाँ सच को जलाना ही जीवित रहने का एकमात्र तरीका था। लेकिन आग की उन लपटों के बीच से एक आधा जला हुआ कागज उड़कर मेरे पैरों के पास आया। उस पर सलोनी दीदी के आखिरी कविता की कुछ पंक्तियाँ लिखी थी। सच को दफना दोगे मिट्टी में तो वह बीज बनकर उगेगा। तुम जितनी बार उसे जलाओगे वो उतनी ही प्रखर लौ बनकर जलेगा। मैंने वो कागज उठा लिया। माँ मुझे देखती रह गई। मैंने समझ लिया कि इस घर में अब मेरा कोई नहीं है। वो रात हमारे जीवन की सबसे लंबी रात थी। माँ का वो रौद्र रूप, सलोनी दीदी की यादों को आग के हवाले करना और बाबूजी का पुलिस की गाड़ी में बैठकर जाना। ऐसा लग रहा था जैसे एक युग का अंत हो रहा है। आग की लपटें धीरे धीरे शांत हो रही थी, पर मेरे सीने में धधक रही ज्वाला अभी शांत नहीं हुई थी। मैंने वो आधा जला हुआ कागज अपनी जेब में रख लिया। वो कागज नहीं, मेरी बहन की आखिरी वसीयत थी। सुबह के 4 बज रहे थे। घर में एक अजीब सी सड़ांध भरी खामोशी थी। मैंने और गुड़िया ने चुपचाप अपने कुछ ज़रूरी कपड़े और दीदी की बची खुची निशानियाँ एक छोटे सूटकेस में पैक की। माँ अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठी थी। मैंने एक बार सोचा कि उनसे कहूँ कि हम जा रहे हैं, पर फिर मन ने कहा, जिस माँ ने अपनी ममता को समाज की बेड़ियों में बांध लिया हो, उसे हमारे जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे ही हम मुख्य द्वार पर पहुँचे, पीछे से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। माँ बाहर खड़ी थी। उनके हाथ में एक पुराना पीतल का डिब्बा था। वे हमारे पास आई और बिना कुछ कहे वो डिब्बा मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये क्या है माँ? मैंने उनसे पूछा। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, पर आज वे रो नहीं रही थी। उन्होंने रूखी आवाज़ में कहा, इसमें मेरे गहने और कुछ पैसे हैं। शहर जा रहे हो तो काम आएंगे। मुझे पता है तुम अब लौट कर नहीं आओगे, और शायद यह भी ठीक भी है। इस घर की हवा में जहर घुल चुका है। मैंने डिब्बा लेने से मना करना चाहा, पर गुड़िया ने मेरा हाथ पकड़ लिया। माँ ने आगे बढ़कर गुड़िया के सिर पर हाथ रखा। एक पल के लिए उनकी आंखों में वही पुरानी ममता चमकी, पर अगले ही पल वो फिर से पत्थर बन गई। उन्होंने कहा, आकाश, उसे संभाल लेना और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हारी माँ होने से पहले उस इंसान की पत्नी थी जिसने मुझे वजूद दिया था। मैं अपनी वफादारी नहीं बदल सकी। मैं वापस अंदर चली गई और भारी दरवाज़ा बंद कर लिया। वह कुंडी गिरने की आवाज़ मेरे दिल पर किसी हथौड़े की तरह लगी। हम उस घर से बाहर निकल आए जहां हमारा बचपन बीता था, जहां हमने सपने देखे थे और जहां सलोनी दीदी की हंसी अब भी कहीं दीवारों में कैद थी। हम बस अड्डे पहुँचे। सुबह की पहली किरणें
आसमान में फैल रही थी। मैंने तय किया कि हम उस शहर जाएंगे जहां सलोनी दीदी पढ़ना चाहती थी। रास्ते भर गुड़िया मेरी गोद में सिर रखकर सोती रही, पर उसकी बंद पलकें रह रहकर कांप रही थी। मुझे लग रहा था कि वो अब भी उसी मंडप में खड़ी है जहां समीर ने सच बोलने का नाटक किया था। शहर पहुंचकर संघर्ष आसान नहीं था। एक छोटा सा कमरा लिया और मैंने एक कुरियर कंपनी में काम करना शुरू किया। गुड़िया ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। हम दोनों ने एक मौन समझौता कर लिया था। हम कभी भी अतीत के बारे में बात नहीं करेंगे, पर सच तो यह है कि अतीत हमारा साया बनकर हमारे साथ चलता था। 6 महीने बीत गए। एक दिन मुझे वकील का फ़ोन आया। समीर और राघव का केस अंतिम पड़ाव पर था। मुझे गवाही के लिए अदालत बुलाया गया। मैं नहीं चाहता था कि गुड़िया फिर से उस दर्द से गुजरे, इसीलिए मैंने उसे सहेली के घर छोड़ दिया और खुद अदालत पहुंचा। अदालत का माहौल बहुत भारी था। राघव और समीर कटघरे में खड़े थे। राघव का अहंकार अब टूट चुका था। वह बूढ़ा और बीमार लग रहा था, पर समीर की आंखों में अब भी वही चालाकी थी। जब मेरी गवाही की बारी आई, मैंने वो सब सच सच बता दिया जो दीदी ने पत्र में लिखा था। मैंने वो पेन ड्राइव और फाइलें भी पेश की। तभी समीर के वकील ने एक ऐसा सवाल किया जिसने मेरे होश उड़ा दिए। उसने पूछा, मिस्टर आकाश, आपने कहा कि सलोनी ने पत्र में लिखा था कि वो राघव के साथ भागने वाली नहीं थी, पर क्या आप जानते हैं कि सलोनी ने अपनी मौत से 1 घंटा पहले राघव को एक मैसेज किया था। वकील ने कोर्ट के सामने वो मैसेज पढ़ा। राघव, अगर आज तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं वो सब कुछ ख़त्म कर दूंगी जो तुमने बनाया है। मैं अकेले नहीं जाऊंगी। यह मैसेज सुनकर कोर्ट में फुसफुसाहट शुरू हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या दीदी राघव को ब्लैकमेल कर रही थी? क्या वो वाकई वैसी नहीं थी जैसा मैं सोचता था? मेरा सिर घूमने लगा। तभी जज ने एक और गवाह को बुलाने का आदेश दिया। दरवाज़ा खुला और जो शख्स अंदर दाखिल हुआ उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। वो शख्स कोई और नहीं, बाबूजी थे। वे व्हीलचेयर पर थे। उनकी जुबान अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, पर वे धीरे धीरे बोल पा रहे थे। उन्होंने अपनी गवाही शुरू की। उनकी आवाज़ कांप रही थी, पर शब्द साफ थे। साहब, सलोनी मेरी बेटी थी, पर वह अपराधी नहीं थी। वो मैसेज जो वकील साहब ने पढ़ा वो अधूरा है। सलोनी ने राघव को इसीलिए बुलाया था क्योंकि उसे पता चल गया था कि राघव और समीर मेरे ही घर में, मेरे ही कमरे के नीचे वाले तहखाने में नशीली दवाइयों का गोदाम बना चुके हैं। सलोनी ने उन्हें धमकी दी थी कि वो पुलिस को बुला लेगी और वो मैसेज राघव को डराने के लिए था ताकि वो सरेंडर कर दे। बाबूजी ने अपनी जेब से एक छोटी सी रिकॉर्डिंग मशीन निकाली। वो मशीन सलोनी ने मुझे धमकी दी थी। उस रात जब वो छत पर थी, मैं वहाँ था। मैंने राघव को उसे धक्का देते देखा, पर मैं उसे बचा नहीं सका क्योंकि राघव के आदमियों ने मुझे पकड़ रखा था। मैंने 3 साल तक खामोशी इसीलिए साधी क्योंकि समीर ने गुड़िया की जान की धमकी दी थी। उसने कहा था कि अगर मैंने मुंह खोला तो गुड़िया का हाल भी सलोनी जैसा होगा। पूरी अदालत सन्न थी। बाबूजी रो रहे थे। मैंने अपनी एक बेटी खोई, दूसरी को बचाने के लिए मैं खुद कातिल बन गया। मैं अपनी चुप्पी का अपराधी हूँ। समीर और राघव को उम्र कैद की सज़ा हुई। केस ख़त्म हो गया। अदालत से बाहर निकलते वक्त मैंने बाबूजी की तरफ देखा। वे अपनी व्हीलचेयर पर अकेले बैठे थे। पुलिस वाले उन्हें वापस अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे थे। मैं उनके पास गया। वे मेरी तरफ नहीं देख पा रहे थे। मैंने उनके हाथ पर अपना हाथ रखा। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आकाश, गुड़िया को खुश रखना। मैंने जो किया वो डर था, कायरता थी, पर मैं तुम लोगों से प्यार बहुत करता था। मैंने उन्हें माफ़ नहीं किया था, पर अब
मुझे उन पर गुस्सा भी नहीं आ रहा था। वे एक ऐसे तंत्र के शिकार थे जहां इज्जत की कीमत जान से ज़्यादा थी। मैं घर वापस आया। गुड़िया मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने उसे सब बताया। वह बहुत देर तक रोती रही, पर उस दिन के बाद उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आ गया। उसे पता चल गया था कि उसकी दीदी कलंकित नहीं बल्कि एक योद्धा थी। आज इस घटना को 5 साल हो गए हैं। गुड़िया अब एक वकील बन गई है। वह उन लड़कियों के केस लड़ती है जिनके साथ समाज और परिवार अन्याय करता है। हम अब उस कस्बे में कभी वापस नहीं गए। माँ का पत्र कभी कभी आता है, पर हम उसका जवाब नहीं देते। कुछ रिश्ते ऐसे टूटते हैं कि उन्हें जोड़ना मुमकिन नहीं होता। सलोनी दीदी की वो आधी जली कविता आज भी मेरे पर्स में है। जब भी मैं उदास होता हूँ, उसे पढ़ लेता हूँ। वो मुझे याद दिलाती है कि सच कितना भी कड़वा हो, वो अतः सामने आता ही है। जयमाला के उस मंच पर समीर ने जो सच कहा था वो तो एक दिखावा था, पर उसने अनजाने में ही सही हमारे परिवार के भीतर दबे उस ज्वालामुखी को फोड़ दिया जिसने सब कुछ स्वाहा कर दिया। पर उस राख में हम फिर से उगे हैं, साफ, सच्ची और आज़ाद। शायद सलोनी दीदी ऊपर से हमें देख रही होंगी। उनकी अधूरी विदाई अब पूरी हो चुकी थी। वे उस दिन नहीं मरी थी जब वे छत से गिरी थी। वे उस दिन मरी थी जब हमने उनके सच पर पर्दा डाला था, और आज वे फिर से जी उठी हमारी यादों में, हमारे संघर्षों में और गुड़िया की उस काली कोट वाली वर्दी में। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपको भी लगता है कि समाज की झूठी शान से बड़ी इंसान की जान होती है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपकी नज़र में सलोनी की मौत का असली जिम्मेदार कौन था? वो समाज, वो मजबूर पिता, या वो खामोश माँ? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और दिल दहला देने वाली सच्ची भावनाओं से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।